दोस्तों नमस्कार। यूं तो असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के रहने वाले हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जन्मी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। लेकिन AIMIM फैक्टर इतना ज्यादा इफेक्टिव हो चला है दोस्तों, विशेषकर दक्षिण भारत में। यूं तो कहिए तो दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में एक हैदराबाद और तेलंगाना छोड़कर ओवैसी की पार्टी ने अब तक कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ओवैसी लगातार बिहार में लड़ते हैं चुनाव, महाराष्ट्र में लड़ते हैं। ओवैसी चुनाव लड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर लड़े। असम में चुनाव लड़ने की इच्छा थी लेकिन चुनाव लड़े नहीं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का समर्थन किया ओवैसी ने। लेकिन ओवैसी का फैक्टर जो है दोस्तों, ये फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर इतना हावी है ओवैसी का फैक्टर कि कल को ओवैसी कब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और असम के बजाय कब वो तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे। ये डर, ये भय, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसके दबाव में है और इसी दबाव में लगातार केरल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही है जिससे कि आने वाले दिनों में जब कभी भी AIMIM ऐसा कोई फैसला करे कि AIMIM केरल में चुनाव लड़ेगी, तेलंगाना में लड़ेगी, आंध्र प्रदेश में लड़ेगी, कर्नाटक में लड़ेगी, तो फिर कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ओवैसी को अपना नेता नहीं मान लें, ओवैसी की स्वीकार्यता उनके बीच भी ना हो जाए। क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी होड़ कर रही है? क्योंकि अगर आप विगत कुछ दिनों से देखेंगे दोस्तों, तो एक तरफ जहां केरल में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। तेलंगाना लगातार रेवंत रेड्डी तो वहां पर तो प्रतियोगिता कर रहे हैं ओवैसी से कि कौन ज्यादा मुसलमानों की फेवरेट पार्टी होगी। यहां तक कह दिया था रेवंत रेड्डी ने कि आप मुझे रेवंत रेड्डी के बदले में रेवंतुद्दीन भी कहेंगे अगर, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा बल्कि मुझे खुशी होगी। रेवंत रेड्डी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस यानी मुसलमान और मुसलमान यानी कांग्रेस। स्पष्ट है, होड़ है, उनको डर लगा रहता है कि चूंकि ओवैसी का संबंध रेवंत रेड्डी की तुलना में के चंद्रशेखर राव के साथ ज्यादा बेहतर है। तो यह भय हर वक्त लगा रहता है रेवंत रेड्डी को कि कहीं ओवैसी 5 साल के बाद जब वो चुनाव में जाएंगे 2028 में, विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि KCR की पार्टी और AIMIM दोनों अलायंस कर लेगी और अलायंस कर लेगी तो उसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में उसका असर पड़ जाएगा। और इसीलिए रेवंत रेड्डी जो है, न केवल रेवंतुद्दीन का मामला मुसलमान यानी कांग्रेस यानी मुसलमान, बल्कि पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण उनका बढ़ाने का जो बिल दोस्तों जो पारित किया तेलंगाना की सरकार ने, उसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था, जिस कारण से वो बिल राष्ट्रपति के यहां लंबित है। भारत सरकार कह रही है कि आप इसमें से मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण का जो प्रावधान है उसको हटाइए, तो फिर हम बिल पास करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे हम, इसलिए वो बिल लटका हुआ है। तो तेलंगाना में देख लिया हमने। केरल का बताया मैंने कि VD सतीशन की सरकार दोस्तों ने 15 अगस्त के दिन, देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन, आप कल्पना करिए कि वंदे मातरम नहीं गाया जाता है, वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। और वो भी तब जब अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए संसद के सत्र में भारत सरकार ने नया कानून बनाया है जिसमें वही सजा का प्रावधान किया गया है वंदे मातरम के गायन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, इसका अपमान करने के लिए। जो प्रावधान नेशनल एंथम यानी जनगण मन के गायन के दौरान व्यवधान या असम्मान प्रदर्शित करने के लिए सजा का प्रावधान है, वही सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके बावजूद केरल में वी डी सतीशन की सरकार ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। कर्नाटक में हम देख रहे हैं लगातार कि आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में जब ये डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तो लोगों को उम्मीद थी, क्या लोग मान के चल रहे थे कि सिद्धारमैया कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर हैं, यानी एंटी बीजेपी, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि बीजेपी का जो एक तरह से राजनीतिक विचारधारा, जिसको आप अगर 2-3 शब्दों में अगर कहें तो हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ ये सिद्धारमैया रहे हैं। ये लोगों का एक परसेप्शन था। आप सच्चाई क्या है ये आप दर्शक ज्यादा बताइएगा, ठीक है। और डीके शिव कुमार जो है वो सॉफ्ट हैं, यानी उस पर आपको याद होगा दोस्तों कि विगत वर्ष 2 साल पहले जो है एक बड़ा बवाल हुआ था कर्नाटक में, तब जब विधानसभा के अंदर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उन दिनों उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गीत गाया था, जो संघ का प्रार्थना है, ध्वज प्रणाम करने के लिए जो प्रार्थना है, संघ का गीत प्रार्थना है, वो गाया था। तो उन पर लगातार कांग्रेस के लोगों ने ही आरोप लगाया था कि ये तो लगता है कि आरएसएस के एजेंट हैं। लेकिन लोग ये अनुमान नहीं कर रहे थे कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में संघ आरएसएस निशाने पर होगा, कांग्रेस के निशाने पर आएगा। और निशाने पर लेंगे कौन, इस बात को समझिए दोस्तों, इस बात को समझिए, निशाने पर लेगा कौन? तो लेने वालों में सबसे आगे नाम होगा किसका? मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का। दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं बताऊं आपको कि जब 1900 देश आजाद हुआ, देश आजादी के दौरान जब हैदराबाद के नवाब ने यह तय किया कि अब वो भारत के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो दोस्तों एक तरह से सैन्य ऑपरेशन कह लीजिए, पुलिस ऑपरेशन करना पड़ा था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो उससे मुकाबला रजाकारों से हुआ था। नहीं, रजाकार से मुकाबला हुआ था, अंत में बलपूर्वक भारत को, हैदराबाद को भारत में शामिल कराना पड़ा था दोस्तों। लेकिन इतिहास गवाह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिजनों की हत्या रजाकारों ने की थी। और कहा जाता है कि ओवैसी का संबंध उन्हीं रजाकारों से है। अब आप कल्पना करिए कि जिन रजाकारों से संबंध ओवैसी का, और उन रजाकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिजनों की हत्या की हो, जलाकर मार दिया हो। अब उन्हीं के पुत्र हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उनके पुत्र हैं प्रियांक खड़गे, और वो आरएसएस के विरोध में सबसे आगे ताल ठोक रहे हैं। तो अब आप दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की चुनावी राजनीति का गणित क्या है, भारत में सत्ता का सिद्धांत क्या है। सत्ता का सिद्धांत, राजनीति का गणित वोट बैंक है दोस्तों। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, केरल हो, और केरल में तो कांग्रेस का गठबंधन ही है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ तो केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है। तो ये सब अगर आप गौर से देखेंगे ना दोस्तों, आपको मैं बताऊं 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने SDPI के लिए कर्नाटक में एक विधानसभा सीट छोड़ा था। SDPI कौन है? SDPI PFI का राजनीतिक संगठन है। PFI वही संगठन जो प्रतिबंधित संगठन है। PFI प्रतिबंधित संगठन है और उसका पॉलिटिकल फ्रंट है SDPI। उसके खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, यानी अघोषित रूप से कह लीजिए दोस्तों कांग्रेस का गठबंधन था। केरल में मुस्लिम लीग के साथ है, तमिलनाडु में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ है, तेलंगाना में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है अभी। लेकिन हर राज्य दर राज्य एकमात्र मकसद है, चाहे वो निशाने पर आरएसएस हो,
चाहे वो निशाने पर वंदे मातरम हो, चाहे वो निशाने पर केसीआर के बहाने AIMIM हो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कारण एक ही है, कारण एक ही है, ओवैसी की घुसपैठ नहीं हो। ओवैसी वो खेल ना कर दे कर्नाटक में आकर, चूंकि पड़ोसी राज्य है तेलंगाना का, तेलंगाना में कोई ओवैसी खेल ना कर दे। ओवैसी कोई ऐसा खेल नहीं कर दे केरल में जिससे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो समीकरण है वोट का, वो कोई गड़बड़ हो जाए। और इसी कारण दोस्तों लगातार लगातार आप देखिए कर्नाटक में सबसे मजबूत तरीके से कांग्रेस, अगर एक तरह से सरकार है कांग्रेस की, सरकार है, सार्वजनिक स्थलों पर संघ के शाखा लगाने पर रोक लगा दिया गया है कर्नाटक में। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन के बहाने आरएसएस को घेरा जा रहा है। और आपको दोस्तों मैं बताऊं, कर्नाटक वह राज्य है जहां के दत्तात्रेय होसबले हैं। माने आरएसएस में मोहन भागवत के बाद अगर सबसे ताकतवर व्यक्ति कोई है तो वो व्यक्ति है होसबले, दत्तात्रेय होसबले। कहा जाता है कि मोहन भागवत के बाद वही सरसंघ चालक बनने वाले हैं दोस्तों, और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी अधिक ताकतवर होता है संगठन महामंत्री। वर्तमान में संगठन महामंत्री कौन है? BL संतोष। कौन है? BL संतोष कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के हैं। अभी दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद देश के शिक्षा मंत्री बनाए गए जोशी जी कहां के हैं? कर्नाटक के हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कर्नाटक है। आरएसएस देश भर में दोस्तों जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा संगठनात्मक स्तर पर मजबूत है राज्य आरएसएस के लिहाज से, उसमें कर्नाटक एक राज्य है। तो दोस्तों अब सबसे पहला चुनाव दोस्तों आने वाले समय में कर्नाटक, दक्षिण भारत के राज्यों की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर पूर्व और पश्चिम की बात नहीं कर रहा। दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं दोस्तों, अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ है, 3 राज्य और बचे हुए हैं। 6ठा एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का, ठीक है। तो अभी दोस्तों जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, अभी हमने देखा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हुआ है। आंध्र प्रदेश का चुनाव होना है दोस्तों, तेलंगाना में चुनाव होगा, कर्नाटक में चुनाव होगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक कम है तो वहां पर फैक्टर बड़ा नहीं है, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक बड़ा फैक्टर है। और केरल इसलिए फैक्टर है क्योंकि केरल दक्षिण भारत में मुस्लिम राजनीति का केंद्र बिंदु है। सबसे अधिक आबादी केरल में है 24.6%। तो इसलिए आप जो अभी कांग्रेस पार्टी का बदला हुआ रूप देख रहे हैं ना, वो होड़ मची हुई है। केरल में तो होड़ और बड़ी है, वहां तो सीपीएम से भी लड़ाई है। कौन कितना ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, यूडीएफ या एलडीएफ? यूडीएफ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और एलडीएफ की सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएम, तो उसकी होड़ है। केंद्र की राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में नेहा बोरा आयशा की प्रेसिडेंट हैं, जंतर मंतर की आंदोलनकारी हैं। राहुल गांधी को वहां घुसने नहीं दिया गया। यानी लेफ्ट कम्युनिस्टों के भी निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये सब ऐसे फैक्टर है दोस्तों जिस कारण से कांग्रेस भी एकदम ताल ठोक रही है आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वंदे मातरम के खिलाफ। तो यही मूल मकसद है। आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।